नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक बना लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के। मतलब क्या कर रहा है कि ये 1 रुपये के भी सिक्के हैं, 2 रुपये के भी सिक्के और 5 रुपये के सिक्के, और कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 160 रुपये, 160 सिक्का है जिनका कुल मूल्य 300 रुपया। मतलब 160 सिक्कों का मूल्य कितना है? 300 रुपया। और कहा यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है तो उसके प्रकार कितने प्रकार की सिक्के हैं? तो देखिए क्या है, 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के, और क्या है 2 रुपये की सिक्के, ठीक है, और उसके बाद क्या है 5 रुपये के सिक्के। ये 1 रुपये के सिक्के है, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के हैं। और उसका कुल मूल्य, कुल सिक्कों की संख्या क्या है हम लिख लेते हैं। कुल सिक्कों की संख्या बराबर कितनी है? 160। और उस कुल सिक्कों की संख्या का मूल्य कितना है? कुल मूल्य बराबर कितना है? 300 रुपया, ठीक है। अब क्या मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं क्या कि माना कि 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य बराबर क्या है? x मान लेते हैं। क्या कह रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, यानी 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है? x है ना। सॉरी, सिक्कों की संख्या हम मान लेते हैं। सिक्कों की संख्या बराबर कितनी है? x है। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? क्या है? कितनी है? तिगुनी है। तो 2 क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, तो जो बच गया, मान लीजिए आप, मेरे पास 3 फ्रेंड है, तीनों फ्रेंड का कुल मूल्य कितना है? 10 रुपया। पहला वाला फ्रेंड के पास है आपका कितना? 3 रुपया। दूसरा वाला फ्रेंड के पास कितना है? 4 रुपया। तो कह रहा है मेरे पास कितना बचा? इसमें से जोड़ के और इस पूरा को घटा देंगे, यानी 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 160। इस दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 3 1 4x हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से हम प्रश्न से यानी क्या निकालते हैं? सिक्कों का मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं सिक्कों का मूल्य बराबर, सिक्कों का मूल्य क्या निकालेंगे कि देखिए 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है? इतना है, यानी 1 में हम गुना करेंगे कितना? 160 माइनस 4x। गुना करेंगे तो 1 रुपये का मूल्य आ गया। उसके बाद क्या है? योग पूछ रहा है कि कितना है? योग 300 है ना, कुल मूल्य। अब देखिए तो 2 गुने, मतलब इसको हम क्या इंटू में लिख सकते हैं? 3x। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 5 इंटू x कर दिए। अब कुल सिक्कों का मूल्य कितना है? 300 है, तो बराबर हम क्या कर देते हैं? 300 लिख दिए, ठीक है। या अब देखिए गुना 1 में करेंगे तो सेम आ जाएगा, 160 माइनस का 4x, प्लस 2 में जब 3 से गुना करेंगे 2 तिया 6x, प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे 5x बराबर का हो जाएगा ये 300। अब देखिए ये क्या है? पूरा अचर पद है, ये अचर पद है, तो इसको हम बराबर के उस बगल ले जाते हैं। तो पहले देखिए ये माइनस में है 4x, तो 6 में से 4 गया तो 2, और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 5 दूं 7x बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 300 घटे 160 हो जाएगा। अब देखिए क्या 7x बराबर ये घर जाएगा तो 140 बचेगा। अब करेंगे इसीलिए x बराबर तो 140 बटा का 7, 7 दूना 14, x का मान कितना निकल गया? 20। अब हम क्या निकालते हैं? सिक्कों की संख्या निकाल देते हैं, ठीक है। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या है? तो लिखेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या है? 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस का 4x। अब देखिए 160, तो 160 माइनस का 4 गुने x का मान कितना आया है? 20 आया है, तो यहां पर हम क्या 20 से करते हैं। अब देखिए 160 माइनस 20 चौक 80, और 160 में से जब 80 जाएगा तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। अब क्या है? 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर क्या है? कितना माने? 3x, मतलब 3x। ये क्या हो जाएगा? 3 गुने 20, 20 तिया 60, ये हो गया। 1 रुपये के 80 को सिक्का, 2 रुपया के 60 को सिक्का, और क्या है? 5 रुपये के सिक्का। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर क्या है? x है, यानी 20 हो जाएगा। तो
तो देखिए 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 80, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 60 और 5 रुपये की संख्या सिक्कों की संख्या 20। अब इस सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस सब का मूल्य कितना हो जाएगा, 300 ही होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी संपत्ति 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतानों को हिस्से के रूप में क्या मिलेगा। नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको फिर से समझाते हैं। देखिए उसकी कुल संपत्ति कितनी है, 2.5 लाख रुपया। तो यहां पर लिख देते हैं क्या कि कुल संपत्ति बराबर कितनी है, 2.5 लाख रुपया। ठीक है, अपने लिए कितना रखता है, 1 लाख रुपया। तो अपने लिए कितना लाख रखा, 1 लाख रुपया। ठीक है, जो बचेगा, जो बचा उसमें से अपने 3 को संतान है उस तीनों में प्रत्येक को बराबर भाग में बांट देता है। ठीक है, तो देखिए तो बचा रुपया क्या है, बचा रुपया बराबर कितना बचेगा, 1.5 लाख रुपया बचेगा, है ना। ये 1.5 लाख रुपये को क्या करता है, वो अपने संतानों के बीच बंटवारा कर देता है, बराबर नहीं है ना, कहता है कि बंटवारा कर देता है। ठीक है, तो देखिए तो हम मान लेते हैं कि माना चर बराबर x मान लेते हैं। ये जो पद अनुपात में दिया है ना, इसको हम चर के रूप में मतलब x के रूप में लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1x प्लस का 2x प्लस का 3x बराबर कितना है, 1.5 लाख रुपया। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देते हैं, 3 × 2 5 × 5 1 6x बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 लाख रुपया। अब इधर क्या है, गुना में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में। तो इसीलिए x बराबर करेंगे तो 1.5 लाख ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12 और 6 पंचे 30 और 3 को 0 ये आ जाएगा। मतलब x का मान कितना आ गया, 25,000 आ गया। ठीक है, अब यहां से हम प्रत्येक संतान के हिस्से में क्या रूप मिला, मतलब कितना कितना रुपया मिला, वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए पहला संतान को मिला, पहला संतान को कितना मिला, x, यानी 25,000 रुपया पहला संतान को मिला। ठीक है, दूसरा संतान को कितना मिला, तो दूसरा संतान को मिला कितना, 2x, इसको 2x के अनुपात में देता है, मतलब 2 × 25,000। तो इसको दिया कितना, इसको कुल कितना मिला, 50,000 की संपत्ति मिली। तीसरा को मिला, मतलब तीसरा संतान को मिला रुपया बराबर कितना, 3x, यानी 3 × 25,000, इसको मिलेगा 75,000 रुपया। अब इस सबको जोड़ दीजिए तो ये कितना होगा, 1.5 लाख रुपया। एक बार और समझ लीजिए, देखिए कुल संपत्ति कितना है उसको, 2.5 लाख रुपया। 1 लाख वो अपने लिए रखता है। अब बुजुर्ग है, जब तक अपने लिए नहीं रखेगा तो फिर बेटा उसको देखेगा नहीं, तो 1 लाख रुपया वो अपने लिए रखता है। तो 2.5 लाख में से 1 लाख वो अपने लिए रखा तो माइनस हो गया, तो कितना बचा, 1.5 लाख। और 1.5 लाख रुपया में से वो अपने बच्चों को बांट देता है। तो पहले को कितना देता है, x, मतलब पहले को 25,000 मिला, दूसरे को 50,000 मिला और तीसरे को 75,000 मिला। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 के लगातार 3 गुण, इसको हम मान लेते हैं कि माना कि प्रथम गुणज बराबर x मान लेते हैं, दूसरा गुणज बराबर हम क्या मान लेते हैं, x प्लस का 1 मान लेते हैं, और तीसरा गुणज बराबर हम x प्लस का 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करें, 11 के गुणज है, मतलब ये 11 के लगातार गुणज, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न से तो क्या है, पहला है तो मतलब पहला किसका गुणज है, 11 के, तो x 11 में हम गुना कर देंगे प्लस, दूसरा क्या है, दूसरा भी 11 का गुणज है, x प्लस 1, तीसरा क्या है, x प्लस का 2, मतलब 11 में गुना। अब देखिए 11 हम क्यों लिखे, तो देखिए ये लगातार संख्या है, ये क्या है, प्रथम लगातार संख्या है, और किसके साथ गुना, किसका गुना है, 11 क्या है, तो 11 में हम गुना x से कर दिए, फिर 11 में गुना x प्लस 1 से कर दिए, फिर x प्लस 2 में गुना कर दिए 11। इस सभी का योग कितना दिया हुआ है, योग 231 दिया हुआ है। यहां तक समझ में। अब यहां पर हमारा समीकरण बन गया, और ये जब समीकरण, इसमें क्या है दिक्कत, समीकरण बनाना, समीकरण बन गया तो सवाल एकदम आसानी तरीके से बन जाएगा। देखिए कैसे,
अब क्या है, समीकरण 11 में x से गुना करेंगे 11x, 11 में x से गुना। अब देखिए इसमें दो को पद है, एगो x है एगो 1 है। पहले 11 को x से गुना करेंगे तो 11x, फिर 11 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस का 11। इसमें भी दो पद है, 11x प्लस 11 गुना 22 हो गया बराबर का 231। अब देखिए ये चर पद हो गया, ये चर पद हो गया, ये चर, ये हो गया अचर, ये हो गया अचर। तो चर के साथ और अचर को अचर के साथ जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो गया, 11 11 और 11, तो 3 को 11 है तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33x जोड़ने पर। अब देखिए ये 22 और ये 11, 22 11 क्या हो जाएगा, ये भी 33 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 231। अब देखिए इसमें भी 33 है, इसमें भी 33 है, ठीक है। तो हम 33 कॉमन ले ले, तो 33 अगर बाहर निकाल लेते हैं तो इसमें क्या बच गया x, इसमें क्या बच जाएगा प्लस का 1 बराबर का 231। अब देखिए इधर क्या है, ये गुना में है तो 33 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसीलिए अगर x प्लस 1 बराबर करेंगे तो 231 बटा का 33, ये इसको काट देगा कितना मरतबे 33, तो ये इसको काट देगा 7 मरतबे। तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 7। तो इसीलिए अगर x बराबर करेंगे तो ये एक उधर जाएगा तो x ये हो जाएगा x बराबर 7 माइनस का 1, यानी x का मान कितना निकल गया 6 निकल जाएगा। अब देखिए यहां से हम यहां पर आते हैं तो पहला गुणज क्या है, पहला गुणज बराबर क्या है x है तो इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दूसरा गुणज बराबर क्या माने थे हम x प्लस 1, यानी 6 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 7। तीसरा गुणज हमने क्या माना था x प्लस का 2, यानी हो जाएगा 6 प्लस का 2 बराबर ये 8। अब ये किसके साथ गुना हो रहा है 11 के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 छक 11 गुने 6 बराबर का 66। इसका हो जाएगा 11 गुने 7 बराबर का 77 और इसका हो जाएगा 11 गुने 8 बराबर का 88। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8वां भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कर रहा है, संकुल संसाधन के मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेता की संख्याओं की संख्या निकालिए। मतलब क्या करा कि कुल छात्रों की संख्या क्या है 100 है और 120 कलम बांटे गए, मतलब जो सफल हुए उसको भी और जो असफल हुए उसको, जो सफल हो गए उसको 2 कलम और जो असफल हुए उसको 1 कलम दिया गया। तो जो सफल हुआ उनकी संख्या कराए निकालने के लिए। समझ में नहीं आया होगा, चलिए बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि माना कि न विजेताओं छात्रों की संख्या दिया हुआ है न असफल छात्रों की संख्या दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि विजेताओं की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। मतलब x विद्यार्थी क्या है, ये विजेता हुए, ये सफल हुए, और विजेता को छोड़कर है ना, विजेता को छोड़कर उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, कितने विद्यार्थी 100। तो 100 में से क्या हम घटा देंगे विजेता छात्र। अरे मान लीजिए हमारे क्लास में 10 बच्चे, कुल 10 बच्चे, इसमें से हम आपको कह दिए कि लड़कियों की संख्या कितनी है 6 मान लेते हैं 6। कहेंगे कि लड़कियों की संख्या क्या है तो आप 10 में से 6 घटा देते हो जाएगा 4, लड़कों की संख्या 4 हो जाएगी, है ना। तो सेम उसी प्रकार हम इसमें भी किए कि विजेता छात्र को हम x मान लिए और अविजेता मतलब असफल छात्र क्या कितनी संख्या हो जाएगी, मतलब कुल विद्यार्थियों में से विजेता के छात्रों को घटा देंगे। अब देखिए यहां से हम प्रश्न से बना लेते हैं। प्रश्न से क्या बनाएंगे कि विजेता छात्र को कितने कलम दिए जाते हैं 2 कलम दिए जाते हैं, मतलब 2 × x प्लस असफल छात्रों को कितने कलम दिए जाते हैं 1 कलम दिए जाते हैं, यानी 1 प्लस 100 माइनस का x बराबर कुल कलमों की संख्या कितनी है 120। ठीक है। अब यहाँ 2 में x से गुना करेंगे 2x प्लस 1 में जब इससे गुना करेंगे तो ये सीम उतर जाएगा 100 माइनस का x बराबर का 120। अब देखिए ये 2x है ये x है, तो 2 x में से 1 x जाएगा तो क्या बच जाएगा x प्लस का 100 बराबर का 120। ये 100 को उधर ले जाइए तो x बराबर 120 घटेगा 100, तो x बराबर 120 में से 100 घटेगा तो कितना हो गया 20 हो गया। हमको क्या निकालना है विजेता छात्रों की संख्या, तो विजेता छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा एक लाइन लिख देते हैं,
विजेता छात्रों की संख्या बराबर क्या माना था हमने x, और x का मान कितना आ गया 20 बराबर हो जाएगा 20। असफल छात्रों की संख्या नहीं पूछ रहा है तो हमारा आंसर यहीं पर हो गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, इसको हम क्या करते हैं 2 पार्ट करके बनाएंगे, ठीक है। एक पार्ट यहां तक करके बनाएंगे और फिर एक पार्ट आगे बनाएंगे। तो देखिए क्या करा, पहला पार्ट में हम क्या लिखेंगे, रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। पहले हम यहां तक बना लेते हैं। तो क्या है, वर्तमान आयु तो दिया नहीं है, तो मान लेते हैं क्या कि माना रवि की वर्तमान आयु या उम्र हम मान लेते हैं, है ना, उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है। वर्तमान आयु हमने कितना मान लिया x वर्ष। उसके बाद क्या करें कि उसके पिता की आयु है किसके, उसके तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो लिख लेंगे कि पिता की वर्तमान आयु बराबर इसके वर्ष, इसका कितना है x है, इसके तिगुने से कितना अधिक है 5 अधिक है। तो इसका क्या हो जाएगा 3x + 5। ये किसकी उम्र हो गई, रवि के पिताजी की उम्र हो गई। ये हमारा पहला क्या हो गया, खत्म हो गया, पहली शर्त। दूसरा शर्त में क्या करा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष बाद मान लीजिए कि आपकी उम्र अभी 15 वर्ष है और आपके पिता की उम्र करीब मान लेते हैं 30 या 35 वर्ष मान लेते हैं। अगर कहेंगे कि 5 वर्ष बाद आपकी उम्र और आपके पिता की उम्र क्या होगी, तो 5 वर्ष बाद तो आपकी भी उम्र में 5 वर्ष ऐड होगा और आपके पिताजी के भी उम्र में 5 वर्ष ऐड होगा। तो हम लिख लेते हैं यहां से दूसरे शर्त में क्या कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद तो रवि की वर्तमान आयु कितनी है x है, तो इसमें हम x + 5 कर देते हैं, प्लस योग कह रहा है तो प्लस कर देंगे। रवि की पिताजी की उम्र कितनी है 3x + 5 है, तो इनकी भी उम्र में कितना हो जाएगा 5 हम ऐड कर देंगे, है ना। 5 वर्ष बाद तो इसके भी 5 वर्ष ऐड होगी, इसमें भी 5 वर्ष ऐड होगी। इनकी उम्रों का योग कितना दिया हुआ है 47 दिया हुआ है। अब देखिए चर को चर के साथ जोड़ेंगे और अचर को अचर के साथ जोड़ेंगे। तो इसमें चर कौन है x और 3x, तो 1 गो x और 3 गो x, 4 गो x, 5 5 5, तो ये हो जाएगा 15 बराबर का ये हो जाएगा 47। 15 को हम बराबर के उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 47 माइनस का 15। तो 4x बराबर आपका हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, 4 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 3, इसीलिए x बराबर 32/4। तो x का मान हो जाएगा 8, मतलब कर जाएगा 8 चौक 32। तो x का वैल्यू कितना हो गया 8। और दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो रवि की उम्र बराबर कितना हमने माना x, तो x कितना आ गया बराबर का 8 वर्ष हो गया। रवि के पिता की उम्र बराबर हो गया कितना माने हमने 3x + 5 बराबर। अब देखिए 3 गुने 8 प्लस का हो जाएगा 5, 3 में 8 से गुना करेंगे 8 3 24 प्लस का 5, और 24 में जब 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29 वर्ष। तो रवि की उम्र हो गया 8 वर्ष और रवि के पिताजी की उम्र हो गई 29 वर्ष। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, संख्याओं पर आधारित है। इसको 1 बार 2 बार पढ़िएगा क्वेश्चन को, और 1 से 2 मतलब 2 से 3 बार आप क्वेश्चन को बनाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा और बनेगा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।